हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है कि हमारी 12th क्लास है और 12th क्लास में हम लोग देख रहे हैं आपका हिस्ट्री, और हिस्ट्री के हम लोग 3 पार्ट पढ़ेंगे। 3 पार्ट में हम पहला पार्ट जो आपका पढ़ रहे हैं उसका पहला जो आपका लेसन है हम लोग उसको प्रारंभ कर चुके हैं। लेसन नंबर 1 ईंट मनके और जो अस्थियां हैं, पंजर हैं, उनके विषय में हम लोग पढ़ रहे हैं। बेसिकली हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के विषय में आपका पढ़ रहे थे। तो ऐसे कितने बच्चे हैं जिन्होंने चैप्टर को घर पर जाकर आपका रिवीजन किया है और एक एक करके इन सारे चैप्टर्स को आपको देखा है? बताइए मेरे प्यारे बच्चे, कितने ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने चैप्टर को आप घर पर पढ़ा है, रिवीजन किया है, और रिवीजन के दौरान कोई भी ऐसी चीज है जो आपको समझ नहीं आई है आप मुझसे पूछ सकते हैं? क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? देखिए, सारे माध्यम आपके पास हैं। आप लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से अपनी क्वेरी को, अपने प्रश्न को आप क्लास के बीच में, क्लास के प्रारंभ में, अंतिम में अपने क्वेश्चंस को, अपने डाउट्स को आप हम तक अपना पहुंचा सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। क्लियर है? तो अभी हम क्या है, हम चलते हैं सीधा आपका डिजिटल बोर्ड की तरफ। देखिए, चैप्टर्स हम लोग देख रहे थे ईंट मनके और अस्थियां, हड़प्पा सभ्यता। यानी कि बेसिकली हम लोग बात कर रहे थे हड़प्पा सभ्यता की। किसकी बात कर रहे थे? हड़प्पा सभ्यता की हम लोग आपका बात कर रहे थे। ठीक, तो ये हमें पता होना चाहिए। ध्यान रहेगा आपको। चलिए हम देखते हैं सबसे पहले इस हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हमने क्या क्या चीजों को हमने इसमें गौर करके देखा है। तो हमने इसके अंदर हम गौर करने की बात करें तो हमने सबसे पहले मोहरों के विषय में जानकारी ली कि हड़प्पा सभ्यता में मोहर किस प्रकार की थी, और इन मोहरों से हमें खुदाई के दौरान जो मोहर प्राप्त हुई है उनसे हमें क्या चीजें मिलती हैं और कैसा हम आइडिया लगा सकते हैं कि उस पर सांड यानी कि जो भृसभ था उसकी स्ट्रक्चर्स हमको छपा हुआ मिलता है, तो उसको भी हम देख सकते हैं। देन उसके बाद हमने देखा कि इस काल की जो आपकी चीजें थी वो क्या थी। अब जैसे कि हम लोग इसमें सबसे पहले जो हमने देखा था, इसके साथ साथ हम लोगों ने ये मोहर को भी बहुत अच्छे से देखा, और मोहर को साथ हमने परिभाषित किया इन औजार पंजरों को। ठीक है, कि कैसे कैसे हमें मन के फलक और बाट जो हैं वो सब चीजें हमको वहां मिली हैं, और हमें उन पे जो है गौर करके देखना चाहिए, और इनको गौर करके एक एक चीजों को हम समझें थोड़ा सा। तो इसमें हमने आरंभिक क्षेत्र में हड़प्पा सभ्यता क्या थी, कैसे उसमें पशुपालन और कृषि के जो एविडेंस हैं वो सारे एविडेंस हमको मिले हैं। इन एविडेंस को हमको एक एक करके इन एविडेंस में हमको देखना है और इस पर आपकी बात करनी है, और इन सब बराबरी को हमको देखना है। ठीक, और बड़े पैमाने पर इन सब चीजों को हम लोग समझ सकते हैं, देख सकते हैं। निर्वाह के तरीके अगर हम लोग देखें कि जीवन निर्वाह किस प्रकार का है, तो जीवन निर्वाह को हम लोग देख सकते हैं। हड़प्पा सभ्यता के विषय में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिन पर हम लोग गौर कर सकते हैं आपका, और विचार भी जो है आपका कर सकते हैं। इन सभी चीजों को हम लोग आपका गौर करके आपका देख लेंगे। ठीक, ऐसा स्थानों पर जहां ये चीज पनपी है उन सभी चीजों को देखने के लिए और अस्तित्व की जो है बात है, और इन सब चीजों को थोड़ा सा हम लोग सामने पढ़ सकते हैं, सामना कर सकते हैं, ताकि हम देखें कि वहाँ कैसा जीवन रहा था, लोग किस प्रकार की चीजों को उत्पादन कर रहे थे, कौन कौन से हमको अनाज, फसल इत्यादि के जो हमके पुरातात्विक एविडेंस मिले उनको देख पाएं। हड़प्पा सभ्यता के लोग में और कहाँ कहाँ पर किस स्थान पर क्या क्या चीज हमको मिला है, जैसे मवेशी की हड्डी, सुअर की हड्डी, चावल के दाने, हमके दाल इत्यादि के, ये सारे चीजें हमको मिले हैं। तो हमको इनको समझने की आपका जरूरत है और इन पर बात करने की। तो कृषि प्रौद्योगिकी के विषय में भी हम थोड़ा सा पढ़ लेंगे कि आपका कृषि प्रौद्योगिकी क्या है। हाल की अनाज के दानों से कृषि के संकेत मिले हैं कि अगर वहाँ कृषि के जो दाने मिले उनसे हम कह सकते हैं कि चांसेस हैं अनाज के। ये सारी चीजें हमको क्या मिली हैं, स्पष्ट रूप से यहाँ मिल गई हैं। और यह मोहरें हैं, इनका रेखांकन है, और जो यहाँ चीज बसी हुई थी कैसे अर्ध उस क्षेत्र में थी, इन पर भी हम गौर कर सकते हैं। तो इन्हीं को हम लोग देख रहे थे। फिर हमने देखा कि ये सभ्यता कहाँ कहाँ पर आपका जो थी ये आपका पनपी हुई थी। इस सभ्यता को भी हम गौर करके आपका देख रहे थे कि मोहन
तो आपके जोदड़ा वाली सभ्यता क्या थी, कैसे आपका सतलज वाली ये सारी सभ्यता थी, और रावी तो आपका राखी गढ़ी वाली सभ्यता में क्या चीजें थी, इन सभी को हमने देखा। आरंभिक क्षेत्र क्या था, कैसे थी। फिर हड़प्पा संस्कृति के दौरान जो आपके वहां पर जो खींचा गया मैप चित्र था, उस मैप चित्र को भी देखा कि कहाँ पर क्या मिला। पकी हुई मिट्टी का हमको भृषभ भी मिला, जिसको हम सांड कहते हैं, भूल्स, ये हमको दिखाई दिया। फिर हमने देखा कि हम पुरातात्विक जो आपकी वस्तुएं हैं उनकी पहचान कैसे करते हैं, औजार धातुएं कैसी थी। तो इन सब चीजों को हम यहाँ तक अपने चैप्टर में देख चुके थे, और इससे आगे थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं। मोहनजोदाड़ो एक नियोजित शहरी केंद्र था। कैसा था? एक नियोजित यानी कि प्लानिंग सिटी सेंटर था ये। संभवतः हड़प्पा सभ्यता को सबसे अनूठा पहलू शहरी केंद्र का विकसित था। कैसा था? शहरी केंद्र था। आइए ऐसे ही एक केंद्र मोहनजोदाड़ो को सूक्ष्म से देखते हैं। हालांकि मोहनजोदाड़ो सबसे प्रसिद्ध पुरास्थल है। सबसे पहले खोजा गया स्थल हड़प्पा है, और कह रहे हैं कि ये जो स्थल है वो हड़प्पा स्थल है, जो आपका सबसे पहले इस स्थान पर आपका खोजा गया था। तो इसको हमको बेसिकली ध्यान रखना है, तो इसको देखना है। आप पहले इतना पढ़ लीजिए। तो बच्चों, हम इसमें देख सकते हैं कि जहां हमको स्थान पर मिला वो कौन से स्थान थे। उन स्थानों पर आप बात करें कि हड़प्पा स्थान कहां था। ठीक है, ठीक है, चलिए। अब देखिए, जितने भी यहाँ हम किसके विषय में पढ़ रहे हैं, नियोजित शहर। यहाँ जो आपका शहर बना हुआ था वो क्या है। अब कह रहे हैं कि जो बस्ती थी यानी कि जो शहर था वो दो भाग में बटा था। एक कैसा था, एक छोटा था लेकिन ऊंचाई पर था, दूसरा अधिक बड़ा था लेकिन वो आपका निचले स्थान पर था। तो इस प्रकार का कुछ स्ट्रक्चर जो था आपका बना हुआ था सिंधु घाटी सभ्यता का। यानी कि जो हाइट पर होगा, ऊंचाई पर होगा, तो जाहिर सी बात है वहां इतना स्पेस ऊपर नहीं होगा, तो बसने का स्थान कम होगा। जो निचला स्थान होगा उस पर लैंड एरिया जो है वो ज्यादा होगा, लैंड इन द सेंस कि उस पर मैदान बहुत ज्यादा होगा। तो इसलिए आप देख सकते हैं जो दुर्ग बनाए गए थे, जो आपके किले थे, वो कहाँ थे, हमेशा पहाड़ों के ऊपर किसी शीश पर बनाए जाते थे, जैसे यहाँ पर बनाया गया है। ठीक है, आप इनको गौर कर सकते हैं। ठीक, और निचला हिस्सा देखिए कितना चौड़ा बनाया गया था, कैसे फ्लो था, क्या चीजें थी, आप इसको गौर करके एक एक रूप में आप इनको जो है बहुत अच्छे से आपका समझ सकते हैं, और बहुत अच्छे से इनको जो है देख भी सकते हैं। तो आप इसको गौर कर लीजिए, इसको गौर करके आपका देख लीजिए, इन सब पर बात कर लें, तो आपको क्या है, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कॉमन हैं, जो आपको समझ आएंगे और आप इनको देख सकते हो, आप इन पर विचार कर सकते हो। ठीक, आगे देखिए। इन्होंने दुर्ग और निचला शहर का नाम दिया। कैसे दिया? दुर्ग और निचला शहर। जो हाइट पर बना उसको दुर्ग बोल दिया, बाकी नीचे बोल दिया। दुर्ग की ऊंचाई के कारण यह संरचना कच्ची ईंटों के चबूतरे पर बनाई गई थी। ईंटें कैसी थीं? कच्ची थीं। दुर्ग की दीवारों के चारों ओर से घिरा था। इसका अर्थ था कि नीचे शहर का से अलग था, यानी कि जो ऊपर का किला था उसके नीचे के शहर से बिल्कुल कोई मतलब आपका नहीं था, ये उससे बिल्कुल अलग था। निचले शहर की दीवारों से घिरा था। इसके अतिरिक्त कई भवन ऊंचे चबूतरे पर बनाया गया था जो नींव का कार्य करते थे। अनुमान लगाया गया है कि एक श्रमिक प्रतिदिन घन मीटर मिट्टी ढोता था, तो मात्रा आधो को बन जाने में 40 लाख श्रम दिवस अथवा बहुत बड़े पैमाने पर श्रम की आवश्यकता पड़ती थी। कि अगर हमको 1 घन मीटर मिट्टी उठाना है तो कितना उसको ढोना है, कितनी मजदूरों की आवश्यकता पड़ती, क्या लेबर फोर्स है वो आप देख सकते हैं। अब कुछ और भी देखते हैं कि एक चबूतरे में यथावत बने रहने के बाद शहर का सारा भवन निर्माण कार्य चबूतरे के एक निश्चित क्षेत्र तक सीमित था। इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि पहले बस्ती का नियोजन किया गया होगा, फिर उसके बाद उसके अनुसार जो क्रियावन है वो किए गए होंगे। नियोजन के अन्य ईंटों में ईंट शामिल हैं जो भले ही धूप में सुखाकर अथवा मिट्टी पकाकर बनाई गई हैं। एक निश्चित अनुपात की होती हैं, जहां लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई क्रमशः 4 गुनी और 2 गुनी होती है। इसलिए ईंट के प्रकार सभी ईंट भवन की आपकी बस्तियों में लगाई जाती है। ठीक,
ठीक है बच्चों, इसको देखिए एक बार आप देखिए कैसा स्ट्रक्चर्स बना हुआ है, देख रहे हैं आप। चलिए आगे देखते हैं। यहां तक हम लोगों ने देख लिया। अगला देखते हैं नालों का निर्माण, कि यहां पर जो नाले थे उनका निर्माण किस प्रकार था। हड़प्पा शहरों की सबसे अनूठी विशेषताओं में से एक ध्यानपूर्वक नियोजित जल निकासी प्रणाली थी। क्या थी? नियोजित जल निकास की प्रणाली थी। यदि आप निचले शहर के नक्शे को देखते हैं तो आप जानेंगे कि सड़क तथा गलियों को लगभग एक ही ग्रेड यानी कि पत्ती का बना था, एक ही ग्रेड का बनाया गया था। ये एक दूसरे पर समकोण पर काटती थी। ऐसा प्रतीत होता है कि पहले नालियों के साथ नालों को बनाया गया था और फिर अगल बगल में आवासों का निर्माण कराया गया था। यदि घरों के गंदे पानी को नालियों से जोड़ना था तो प्रत्येक घर में कम से कम एक दीवार से गली का आपका सटा होना आवश्यक था। अब देखिए, मोहनजोदड़ो में एक नाली और उसमें विशाल प्रवेश की इस तरह से थी बनी हुई, जिससे पानी पूरा संचय होकर बहुत अच्छे से बह सके। देख रहे हैं, दुर्ग को समझिए। हालांकि अधिकांश हड़प्पा बस्तियों में एक छोटा सा पश्चिमी तथा एक बड़ा लेकिन निचला पूर्व भाग है। यह नियोजित में विधिवत भी है। धोलावीरा तथा लोथल गुजरात जैसे स्थलों में पूरी बस्तियां किलेबंद हैं। शहर के कई दीवार हिस्सों का घिरा होने के कारण है। लोथल की दीवार से घिरा नहीं था तो कुछ और भी अन्य चीजें जहां आपकी बनाया गया था, और बहुत सारी चीजों को हम इनमें देख सकते हैं। दुर्ग की हड़प्पा की दुर्दशा। हड़प्पा में सबसे पहले खोजा गया स्थल था। इसमें ईंट चुराने वाले की बुरी तरह से नष्ट कर दिया गया। 1875 में ही भारत पुरातत्व विभाग सर्वेक्षण के पहले जनरल अलेक्जेंडर बर्किंघम ने उन्हें सामान्यता भारत पुरातत्व विभाग का जनक कहा जाता है। ध्यान रखना कि भारत में पुरातात्विक विभाग को अगर कोई स्टैब्लिश करने वाला है तो उनका नाम है जनरल अलेक्जेंडर बर्किंघम। ने लिखा है कि प्राचीन काल से ले गई ईंटों की लगभग 100 मील लंबी लाहौर तथा मुल्तान के बीच रेल पटरी बिछाने के पर्याप्त थी। इतना थी कि 100 मीटर लंबी रेल पटरी बिछ सकती थी। कहां? लाहौर से मुल्तान के बीच। इस प्रकार कई स्थल की प्राचीन संरचना नष्ट कर दी गई और इसके बीच मोहनजोदड़ो कई बेहतर संरक्षित था। कि मोहनजोदड़ो संरक्षित रहा लेकिन हड़प्पा जो संरक्षित नहीं बचा, क्योंकि वहां ऐसी ईंटें को रेलवे लाइन बिछाने में उन सबका इन्होंने प्रयोग कर लिया था। आगे देखिए, गृह स्थापना की किस प्रकार गृह थे। मोहनजोदड़ो का निचला शहर आवासीय भवन के उदाहरण प्रस्तुत करता है। इसमें कई आंगन पर केंद्रित थे, चारों ओर कमरे बने थे। संभवतः आंगन खाना पकाने और कताई जैसे गतिविधियों का केंद्र था। क्या होता था आंगन में? जो था चारों तरफ कमरे थे, आंगन में हम अपना खाना पकाते थे, आप कताई करते थे, और खास तौर पर गर्म और शुष्क मौसम में यहाँ आप बैठते थे। यहाँ का एक रोमांचक पहलू लोगों को अपनी एकांतता को दिए जाने का महत्व था। भूमि तल पर बनी दीवारों में खिड़कियां नहीं थी। इसके अतिरिक्त मुख्य द्वार से अतिरिक्त भाग अथवा आंगन का सीधा अवलोकन नहीं होता था। हर घर को ईंट के फर्श से बनाया गया एक अपना स्नानागार होता था, जिसकी नालियां दीवार के माध्यम से नाली से जुड़ी हुई थी। कुछ घरों को दूसरे तल या छत से जाने हुई बनाई गई सीढ़ियों के अवशेष भी मिले हैं। कई अवशेषों में कुएं थे जो अधिकांश एक कक्ष में बनाए गए थे, जिसमें बाहर से आ जाता था, जिनका प्रयोग संभवतः राहगीरों द्वारा किया जाता था। कह रहे जो राहगीर हैं वही क्या करते थे, इनका आपका प्रयोग किया जाता था। विद्वानों को अनुमान लगाया गया है कि मोहनजोदड़ो में कुएं की कुल संख्या 700 थी। कितने कुएं मिले हैं? लगभग ऐसा लग रहा है कि मोहनजोदड़ो के अंतर्गत आपका 700 कुएं जो हैं मोहनजोदड़ो में आपका हमको देखने के लिए आपका मिले हैं। हाँ मिले हैं 700 कुएं। तो इनको थोड़ा सा, ये जो नंबर है आप इस नंबर को आप गौर करके ध्यान रखिए, ठीक? याद रहेगा कितने मिले हैं? 700 कुएं मिले हैं। चलिए आगे देखते हैं।
अभी तक खोजी गई प्राचीनतम प्रणाली क्या है? अभी तक खोजी गई प्राचीनतम प्रणाली। ये देखिए इस तरह का आंगन कहाँ है, 2 सीढ़ियां कहाँ हैं और प्रवेश द्वार कहाँ है। अब देखिए कहाँ हो सकता है आंगन? अभी तो दीवार हो गया, चारों तरफ एक कमरा कक्षी हो गया, भाई आंगन ये रहा होगा। ये देखिए ये पूरा आंगन का स्पेस हो जाएगा, ये आंगन कह सकते हैं या नहीं। नालियों के विषय में मैक लिखते हैं कि निश्चित रूप से यह अब तक की खोजी गई सर्वथा संपूर्ण प्राचीन प्रणाली है। हर एक आवास गली की नालियां जोड़ा गया है। मुख्य नाले गहरे जमाई गई ईंटों से बनाए गए थे। ऐसी ईंटों का ढका हुआ था जिन्हें सफाई के लिए हटाया जा सकता था। कुछ स्थानों पर ढकाए हुए चूने पत्थर की पट्टियों का प्रयोग किया गया था। घरों की नालियां पहले होदी और मल कुंड में खाली की जाती थी। ठोस जमा पदार्थ हो जाता था और गंदे पानी नाली के से बहकर बहुत लंबे नालों में कुछ अंतराल में सफाई में होदियां बनाई गई थी। यह पुरातत्व का एक अजूबा ही था कि मलबे मुख्यतः रेत और छोटे मोटे ढेर किसी न किसी नाले के अगल बगल में पड़े थे, जो दर्शाता है कि नालों की सफाई के बाद कचरे को हमेशा हटा दिया जाता है। कह रहे हैं कि नालों की सफाई के बाद जो कचरा है उसको हमेशा हटा दिया जाता है। देख लीजिए ऐसा स्ट्रक्चर आपको कहाँ मिलेगा देखने के लिए। ये 3D आपका डिजाइन किया हुआ है, इस तरह का स्ट्रक्चर उनको मिला है। अब देखिए ये निकासी है, ये रास्ता है, इस तरह से एंटर कर सकते हैं। ये देखिए तो बहुत ही उन्नत किस्म का और ये सारी चीजें हमको यहाँ मिली है कि कैसे कैसे प्रवेश द्वार था। देख लीजिए और फिर द्वारक का जो स्ट्रक्चर्स है वो भी दिखाया जाएगा। जो दुर्ग है उसका जो स्ट्रक्चर्स है वो भी हम लोग आपका देख सकते हैं। चलो देखा आप लोगों ने, इतना गौर किया। आप इस स्ट्रक्चर को देखिए, फिर आगे बढ़ते हैं, दूसरा स्ट्रक्चर देखते हैं। आप सबसे पहले इस पर गौर करिए। देख लिया। अब एक बार ये स्ट्रक्चर है आपका दुर्ग का, इस पे थोड़ी सी ना अपनी नजर दौड़ाइए, फिर मैं आपको नीचे करूंगा, इसको देखेंगे और इसके विषय में भी पढ़ेंगे। देख लिया बच्चों, थोड़ा ये नीचे देखिएगा इसको, ये पूरा स्ट्रक्चर आपको मिलेगा। और ऊपर बढ़ेंगे, देख लिया आप लोगों ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। देख लिया, चलिए आगे बढ़िए। ये देखिए दुर्ग पर हमें ऐसी संरचनाओं के साक्ष्य मिले हैं जिनका प्रयोग संभवतः विशिष्ट सार्वजनिक प्रयोजन के लिए किया जाता था। कैसे करते थे? किसी विशिष्ट आपका सार्वजनिक जो आपका प्रयोजन था उसके लिए किया जाता था। इसमें एक माल गोदाम एक ऐसी विशाल संरचना थी जिनके ईंटों से बने केवल निचला हिस्सा शेष है, जबकि ऊपर के हिस्से में संभवतः लकड़ी से बनाए गए थे और बहुत पहले आपके नष्ट हो गए थे। और विशाल स्नानागार के भी सम्मिलित हैं। और कह रहे हैं कि जो विशाल स्नानागार है ये सब चीजें इसमें आपका मिली हुई। विशाल स्नानागार आंगन का बनना एक आयताकार जलाशय है जो चारों ओर से एक गलियारे से घिरा हुआ है। जलाशय के तल तक जाने के लिए इसमें उत्तरी और दक्षिणी भाग में 2 सीढ़ियां बनाई गई थी। जलाशय के किनारे पर ईंटों को जमा कर रखा गया है। जिप्सम
के गहरे प्रयोग से जल संबद्ध किया गया है। इसके 3 और कक्ष बने हुए हैं। कैसे हैं? इसके आपके 3 और कक्ष बने हुए हैं, जिनमें एक बड़ा भाग कुआं है। जलाशय से पानी एक बड़े में बहा जाता है और इसके एक उत्तरी गले में दूसरी की ओर अपेक्षा छोटी संरचना थी, जिसमें 8 स्नानागार बनाए गए थे। एक गलियारे के दोनों ओर 4-4 आपके स्नानागार बने थे। प्रत्येक स्नानागार नाली गारियों के साथ आपका जो था इनके नाले संरचना स्ट्रक्चर है। दुर्ग क्षेत्र में आपके विशिष्ट संरचनाओं के साथ मिलने में इससे जो है हमको मिली है स्पष्ट जो है संकेत मिले हैं। इनकी जो जानकारी है हमको, इसका प्रयोग विशेष अनुष्ठान या स्नान के लिए किया गया होगा। यानी कि यहाँ एक स्पेशल हमको बात मिला है और कह रहे हैं कि जो उसका प्रयोग है वो क्या किया गया है, किसी कार्य विशेष के लिए आपका किया गया होगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए, एक तांबे का दर्पण। अब इसे आप ये मत कहना कि पिज्जा रखने की स्लाइड है, नहीं, ये ऐसा दर्पण मिला है। किसका? पीतल का। तो आपको पता होना चाहिए। ठीक, देखिए, शमशान पुरातत्वविद का यह जानने के लिए कि क्या संस्कृति विशेष में रहने वाले लोगों के बीच सामाजिक और आर्थिक विभिन्नता भी है। सामान्यतः कई विधियों का प्रयोग करते हैं। इन विधियों में से एक शमशानों का अध्ययन है। आप संभवतः मिस्र के विशाल पिरामिडों में से कुछ हड़प्पा सभ्यता के समकालीन है। कह रहे मिस्र के जो आपके पिरामिड हैं उनको देखोगे तो कुछ आपको हड़प्पा सभ्यता के मिले जुले समय से आपको इंट्रोड्यूस होंगे। इनमें कई पिरामिड राजकीय सभागृह के थे, जहां बहुत बड़ी मात्रा में धन संपत्ति दफनाई गई थी। हड़प्पा सभ्यता में मिले सावधानों के में आमतौर पर मृतकों को गर्त में दफनाया गया था। कभी कभी शमशान गर्त में बनावट एक दूसरे से भिन्न थी। और कह रहे हैं कि जो शमशान थे आमतौर पर मृतकों को, जो आपके मृतक थे, उनको गड्ढे में दफनाया जाता था, लेकिन बहुत जगह आपके डिफरेंट क्या मिली है, उनका स्ट्रक्चर, उनको आपका दफनाने की जगह हमको मिली है। कुछ स्थानों पर गर्त को सतह पर ईंटों की चिकनाहट की गई थी। वे क्या विधियां सामाजिक विभिन्नताओं की ओर संकेत करती हैं? कहना कठिन है कि सामाजिक विभिन्नता दिखाती हैं या स्ट्रक्चर दिखाती हैं कि किसी की जो कवर है वो अच्छी बनी हुई है, कुछ डिफरेंट है। तो ये हम लोग नहीं कह सकते, या फिर ये खाली इंडिकेट करती हैं या फिर इसको कहना बड़ा कठिन है। कुछ कपड़ों में मृत भांड तथा आभूषण मिले हैं, जो संभवतः यह मानता के संकेत देते हैं कि अनुसार विभिन्न वस्तुओं के मरणोपरांत प्रयोग में किया जाता था। पुरुष और महिला दोनों के लिए शमशान धनों में आभूषण मिले कि जहां उनको दफनाया जाता था, शमशानों में आभूषण मिले। 1980 के दशक में मध्य में हड़प्पा के कब्रिस्तान में हुए उत्खनन में एक पुरुष की खोपड़ी के समीप शंख के 3 छल्लों जैसे ऊपर एक उपरतन के मन के सैकड़ों संख्या में सूक्ष्म मनकों से बने एक आभूषण मिला है। कहीं कहीं पर मृतकों को दर्पण के साथ दफनाया गया था, परंतु कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि हड़प्पा सभ्यता के निवासी मृतकों के साथ बहुमूल्य वस्तुएं दफनाने में विश्वास नहीं करते थे। क्या नहीं करते थे? बहुमूल्य वस्तु दफनाने में ये विश्वास आपका नहीं करते थे। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, देख लिया विलासिता, यानी कि किस तरह से वो मनोरंजन से अपना जीवन जी रहे थे। थोड़ा सा इसके विषय में भी हम गौर करते हैं कि उनका जीवन बेसिकली रहा कैसा था, इस पर थोड़ा सा गौर कर लेते हैं। अब देखिए, एक बर्तन बना है। इस पात्र को थोड़ा सा आप गौर करके एक बार देख लीजिए और इसको हम बात करते हैं। विलासिता की वस्तुओं की खोज सामाजिक विभिन्नता को पहचानने की एक अन्य विधि है। ऐसी महापुरा वस्तुओं का अध्ययन जिन्हें पुरातात्विकविद मोटे तौर पर उपयोगी और विलासिता
वस्तुओं में वर्गीकृत आपका करते थे। पहले वर्ग में रोजमर्रा के उपयोग में वस्तुएं सम्मिलित थी, जिन्हें पत्थर अथवा मिट्टी जैसे सामान्य आसानी से बनाया गया था, जिनमें चिकनी, मृत भांड, सुवाई, सवा आदि शामिल थे। कुछ सामान्य वस्तुएं आपका बस्ते रूप में सर्वथा पाई जाती थी। पुरातत्वविदों के अनुसार इनकी कीमतें मानते हैं कि जो दुर्लभ हैं अथवा महंगी स्थानीय अनुपलब्ध पदार्थ में जटिल तकनीकों से बनी है, जिन्हें हम फाइया यानी कि घिसी हुई रेत अथवा बालू व रंग चिपकाने वाले पदार्थ से मिश्रण बनाकर तैयार करते थे। आपने मिट्टी का बर्तन बनाया, उस पर बालू वगैरह लगाया, उसको चिपकाया, डिजाइन किया, उसको पका लिया, उस मिट्टी को हम बोलते हैं फाइशन। ठीक। संभवतः कीमती मन के जाते होंगे और कह रहे हैं ये छोटे पात्र थे, शायद इनमें आपके जो मन के बने हैं कीमती उनको रखे जाते थे, लेकिन इन्हें बनाना जो था वो आपका थोड़ा सा कठिन था, या कह सकते हैं कि वो हार्ड था। ठीक। इनको थोड़ा देखते हैं। तो ये तो है औजार और ये बने हैं मन के। इन थोड़ा देख लीजिए मनकों को। ये माला है मनके की, इस तरह के आपके मन के बने होते थे। स्थिति तब और जटिल हो गई जब हमें रोजमर्रा के प्रयोग में वस्तुएं जैसे तकिया, फेयान जैसी दुर्लभ वस्तुओं से बनी मिली। क्या हम इनका वर्गीकरण उपयोगी या फिर विलास वस्तुओं के रूप में करते हैं? यदि हम ऐसी पुरा वस्तुओं के वितरण को ध्यान करते हैं तो हम पाते हैं कि महंगे पदार्थ से बनी दुर्लभ सामान्यता मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा जैसी बस्तियों में केंद्रित थी और छोटी बस्तियों में ये विरल ही मिलते हैं। हड़प्पा के लिए फाइयांस से बने लघु पात्र जो संभवतः संगीत पात्रों के रूप में प्रयुक्त होते थे, अधिकांश मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा से मिले हैं। कहां से मिले हैं? हड़प्पा से हमको मिले हैं। अब देखिए, कालीबंगा में छोटी बस्तियों का बिल्कुल नहीं थे। सोना भी दुर्लभ और संभव आज की कीमत है। हड़प्पा सभ्यता स्थलों में मिले स्वर्णभून, चंद्रभून के संचित प्राप्त हुए, यानी कि ऐसा लगा कि जो सोने का जो भस्म होती है, जैसा चूर्ण, ये चीजों की जानकारी भी हमको वहां से मिली है। अब देखिए शिल्प उत्पादन, ये कैसे वहां चीजों को बना रहे थे। चित्र 1 में आप देखिए, अभी हमने एक मोहर देखी थी। मोहनजोदाड़ो 125 हेक्टेयर की तुलना में एक छोटी सी 7 हेक्टेयर में बस्ती है जो लगभग पूरी तरह से शिल्प उत्पादन में संलग्न थी, यानी कि मोहनजोदाड़ो में केवल कुछ ना कुछ आपका फैक्ट्री बन रही थी, कुछ ना कुछ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट थी। कहाँ? मोहनजोदाड़ो। मन के बनाना, शंख की कटाई, धातुकर्म, मोहर निर्माण, बाट बनाना सम्मिलित था। यह क्या होता था? मन के बाट, ये सारी चीजें क्या थी? ये मोहनजोदाड़ो में होती थी। मनकों के निर्माण में प्रयुक्त पदार्थ में विधिवत उल्लेखनीय है। ठीक। सुंदर लाल रंग का रंग, जैफर, स्टीफन, क्वार्ट्स, सेलखड़ी जैसे पत्थर, तांबा, कांसे, सोने जैसी धातु, शंख, फायांस, मिट्टी के पके बर्तन, सभी प्रकार के मनके यहाँ बने होते थे। यानी कि जितना भी आप चीजें बन रही थी वो कहीं ना कहीं आपका मोहनजोदाड़ो ऐसी साइट्स थी, या कह सकते हैं वहीं आपकी जो था सारी मैन्युफैक्चर हो रही थी। देख लिया आप लोगों ने? क्या थी? ये साइट थी। क्लियर है? याद रहेगा? चलो देख लेते हैं इतना। उत्कीर्ण की चित्रकारी मध्य से आपके सजाया गया और उनमें कुछ चित्रकारी उल्लेखित किया गया। मन के बनाने की तकनीकी प्रयोग के पदार्थ में आसानी, विभिन्नता थी। सेलखड़ी जो एक मुलायम पत्थर था पर आसानी से कार्य किया जाता था। कुछ मन के सेलखड़ी चूर्ण के लेप से सचन में ढाल तैयार किया जाता था और इससे ठोस पत्थरों से बनाए जाने वाले केवल ज्यामितीय आकार के विपरीत ही कई विधियां आकार के मनके बनाए जाते थे। सेलखड़ी सूक्ष्म मनके कैसे तैयार किया जाता था, एक प्राचीन तकनीकी का अध्ययन करने का एक पुरातात्विक विधों की पहली पहेली है। ऐसी है जो पुरातत्व हैं उनकी पहली पहेली बनी हुई है, ये हमको देखना है। ठीक।
चलिए, याद रहेगा। चलिए, इतना देख लीजिए। थोड़ा आगे ध्यान दीजिए इस पे। तो एक बार ये चित्र जो है, इस चित्र को देख लीजिए और चित्र के साथ मैं ये कहूंगा, एक बार ये स्ट्रक्चर जो बना हुआ है, इस स्ट्रक्चर पर गौर करिए। तो आज के इस लेक्चर के अंतर्गत हड़प्पा सभ्यता में जो हमको दुर्ग मिले हैं, जो आपका हाइट पर था और जो आपके निचले मैदान पर बने हैं, मन के फलक और जो कुछ वस्तु हैं जो उनके द्वारा उपयोग की गई थी, उनके इमेजेस को हमने चैप्टर के माध्यम से बहुत अच्छे से पढ़ने का, उनको जानने का, उनको देखने का जो प्रयास हमने किया है। तो आप भी मेरे प्यारे बच्चों एक बार इसको घर जाकर रिवीजन करिए, चैप्टर को पढ़िए। कोई भी डाउट बनता है तो आप मुझसे कल लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से जरूर पूछिए। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।